नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। एंड आप सबके खुश रहने और मस्त रहने की कामना करता हूं। तो स्टूडेंट, सीयूटी स्टडी कैपिटल आपके सीयूटी यूजी 2025 की प्रिपरेशन के लिए लेकर आई है ऑफिशियल पीवाईक्यू, जिसमें हम 2023 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके जो भी हमारे 5 पार्ट थे यानी कि पार्ट 5 थे, उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके 2024 की जो सीयूटी यूजी की एग्जाम हुई थी बायोलॉजी डोमेन की, उसके क्वेश्चन। इसमें हम पता कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपके एनटीएम के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूटी यूजी के एग्जाम में, और किस प्रकार के यहाँ पर कंसेप्ट आते हैं। उनको हम कंसेप्ट के थ्रू आपके जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे हैं, और आपको पूरा जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा 2024 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बायोलॉजी डोमेन का। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बोला गया है कि जो आपके एनालोगस स्ट्रक्चर है, जिनको हम समवर्ती भी बोलते हैं हिंदी में, जैसे होमोलोगस को समजात बोलते हैं, ऐसे ही आपके जो एनालोगस स्ट्रक्चर है उनको हम क्या बोलते हैं, समवर्ती संरचनाएं भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एनालोगस स्ट्रक्चर है वो किसका रिजल्ट है, किसके द्वारा ये क्या है कि बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिनकी उत्पत्ति और जो बोला जाए कि जो संरचना है वो समान ना हो, यानी कि इनके कॉमन एंसेस्टर ना हो। कॉमन क्या ना हो, एंसेस्टर ना हो, वो आपका क्या है, लेकिन उनका क्या हो, फंक्शन सेम हो। फंक्शन आर सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जिनके पूर्वज कोई भी क्या है समान ना हो, जिनका जैसे अगर बात करें कि कई पीढ़ियों तक कोई भी रिश्ता ना हो आपस में, वो ऐसे ऑर्गन ऑर्गेनिज्म के जिनका कोई भी रिश्ता ना हो और उसके साथ में अगर मैं बात करूं वो समान कार्य क्या करे, सो करे। फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे तितली के पंख होते हैं, और दूसरा हम बात करते हैं पक्षी के पंख हो गए जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड आपकी बटरफ्लाई। अब इसके हम बात करते हैं कि जो बटरफ्लाई है वो आपकी नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर आती है और आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आती है, जबकि आपके जो बर्ड्स हैं पक्षी वो कोऑर्डिनेट के अंदर आते हैं और आपके एबीज क्लास के अंदर आते हैं। तो इनका कोई भी आपस में क्या है कि कॉमन एंसेस्टर नहीं है। लेकिन इनके अगर हम पंख की बात करें, पंख, तो उनकी क्या है कि संरचना भी अलग अलग है। तितली के पंख आपके अलग प्रकार के होते हैं और पक्षी के पंख अलग प्रकार के होते हैं। तो इनका ना तो कोई कॉमन एंसेस्टर है, ना ही इनकी क्या है कि संरचनाएं समान है। लेकिन फिर भी क्या है कि ये फंक्शन सेम करते हैं। दोनों के काम क्या है, उड़ना, यानी कि काम क्या करते हैं, ये फ्लाई, उड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके कॉमन एंसेस्टर ना हो, स्ट्रक्चर समान ना हो, फिर भी काम क्या करे, सेम करे, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये बनती किस प्रकार से है, अब ये बनती है जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अलग अलग प्रकार के क्या थे, अलग अलग एंसेस्टर से पैदा हुए ऑर्गेनिज्म क्या हो, एक कॉमन एरिया के अंदर आ जाए, कॉमन एरिया के अंदर आ जाए, और वो क्या करे, काम सेम करने लगे, फंक्शन सेम शो करने लगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे इस एरिया के अंदर कोई पक्षी था, इसमें आपकी बटरफ्लाई थी, इसमें आपके दूसरे कोई पक्षी थे, ये सारे के सारे आकर क्या है कि एक कॉमन एरिया के अंदर रहने लगे, और सारे के सारे क्या है कि समान कार्य शो करने लगे। तो इस प्रकार का ये क्या हो रहा है, एक तरीके से कन्वर्जेंस हो रहा है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के दौरान क्या बनती है, आपकी एनालॉगस स्ट्रक्चर बनती है। कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, एनालॉगस स्ट्रक्चर बनती है। तो ये आपका क्या रहेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपकी होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर किसके द्वारा बनती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के द्वारा बनती है। पैरेलल इवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो जो आपके ऑस्ट्रेलियन और जो आपके मर्सुपियल मैमल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं पैरेलल इवोल्यूशन में। रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम जो इवोल्यूशन की बात करें कि एक तरीके से लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे जो पूर्वज वगैरह थे उनमें इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं थी, इतनी ज्यादा मेंटल एबिलिटी ना होने की वजह से हम उनमें क्या हुआ, उद्विकास हुआ, और हम जैसे जैसे बढ़ते गए हमारे में क्या होने लगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। लेकिन रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन क्या हो गया कि एक तरीके से उल्टा हो जाना, जो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो लेस कॉम्प्लेक्स या सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, कि जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के द्वारा बनती है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट, कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। तो हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं कि किसी भी आपकी जो पॉपुलेशन है उसका जो जीन पूल है और जो जीन की फ्रीक्वेंसी है वो एक तरीके से इक्विलिब्रियम में रहती है, जब तक कि उसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, यानी कि जीन एक जगह से दूसरी जगह पर ना हो, जीन का फ्लो ना हो। अब ये किस किस प्रकार से हो सकता है, उसमें अगर नेचुरल सिलेक्शन हो तभी भी आपका जीन का फ्लो हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, जीन का क्या हो, रिकॉम्बिनेशन हो, जीन का एक तरीके से दूसरी जगह पर चले जाना हो, तो ये सारी चीजें यानी कि म्यूटेशन हो जाना हो, ये सारी चीजें क्या करती है, अफेक्ट करती है। लेकिन आपका जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो रैंडम मेटिंग हो गई और एक अगर मैं बात करूं जो आपके जीन पुल है, ये आपका खुद से क्या है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो ये एक तरीके से अफेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर आपका क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन भी उसको अफेक्ट करता है, जेनेटिक जो आपका ड्रिफ्ट है वो भी इसको अफेक्ट करता है, और जीन माइग्रेशन है वो भी अफेक्ट करता है, यानी माइग्रेट कर गए जीन का क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, माइग्रेट कर गए, तो उसकी वजह से आपकी इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जाएगी। लेकिन जो जीन पुल है वो आपका क्या है कि एक तरीके से पूरा कॉमन रहता है, पूरा जैसे अगर हम बात करूं कंप्लीट जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम जीन पूल बोल रहे हैं, जिसको जीनोम भी बोलते हैं, तो ये आपका क्या है कि इफेक्ट नहीं करता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट, कि कौन सा आपका प्राइमेट है जो मोर लाइक यानी कि ज्यादा समान है किसके, आपके एप, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपी, कि कपी के समान कौन सा ज्यादा हमें दिखाई देता है। तो जैसे हम ह्यूमन के इवोल्यूशन की बात करें तो जो सबसे पहले है वो आपके ड्रायोपिथेकस क्या हुए थे, अपीयर हुए थे। फिर ड्रायोपिथेकस के बाद में कौन बने थे, रामापिथेकस बने थे। रामापिथेकस के बाद में आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कन्वर्ट हुए किसमें, होमो हेबिलस में, होमो हेबिलस इरेक्टस में, इरेक्टस के बाद में निएंडरथल, और फिर आपका लास्ट में आपके क्या आ गए थे, होमो सेपियंस फोसिलिस आ गए थे। तो इस प्रकार से हम क्या बात करते हैं कि जो ड्रायोपिथेकस थे, ड्रायोपिथेकस, या आपके क्या है कि ये एक तरीके से ये जो आपका ऐप है, एप्स, इनसे क्या है कि ज्यादा समानता रखते थे। किस प्रकार से, क्योंकि इनके अंदर जो कैरेक्टर थे, वो जो हम एप्स के अंदर कैरेक्टर देखते थे वो ज्यादा कैरेक्टर इसमें थे। जबकि हम जो रामापिथिकस की बात करते हैं उसमें आपके क्या है कि ये ह्यूमन के ज्यादा क्लोजली थे, यानी कि ज्यादा कैरेक्टर मोर कॉम्प्लेक्स रखते थे, या अगर मैं बात करूं कि थोड़े से जो ड्रायोपिथिकस है उससे ज्यादा इवोल्व हो गए थे, इनका इवोल्यूशन ज्यादा हो गया था। तो इसकी वजह से जो आपकी ड्रायोपिथिकस है ये तो क्या है कि ज्यादा प्रिमिटिव है, और ज्यादा कैरेक्टर किसके साथ शो करते हैं, समानता किसके साथ दर्शाते हैं, एप्स के साथ दर्शाते हैं, और जो रामापिथिकस है वो ह्यूमन के साथ ज्यादा समानता दर्शाते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा सेकंड, ड्रायोपिथिकस। ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 में पूछा गया है कि जो आपका न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या रहेगा, एक तो रहेगा आपका स्टोन ऑक्टामर, एक तो क्या रहेगा, स्टोन ऑक्टामर रहेगा, और एक रहेगा आपका 146 बेस पेयर लंबा डीएनए, ये रहेगा 146 बेस पेयर लंबा डीएनए। तो अब इसमें पूछा गया है कि जो आपका न्यूक्लियोसोम है वो एसोसिएट रहता है, वो कितने मोलिक्यूल्स हैं किसके, स्टोन के। तो जो ओक्टामर है, ओक्टावर्डम किससे लेते हैं, 8 से लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना, मैथ, एथ, प्रोप, प्रोप 3 के लिए, ब्यूट 4 के लिए, पेंट 5 के लिए, हेक्स 6 के लिए, सेप्ट 7 के लिए, ऐसे हम जो ओक्ट वर्ड यूज करते हैं, ओक्टा, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, 8 के लिए यूज करते हैं। तो इसमें हम जैसे बात करते हैं कि जो आपकी स्टोन है, जैसे H1 स्टोन हो गई, फिर आपकी H2A, H2B, H3 एंड आपकी H4। यहाँ पर आपके क्या है कि H1 तो क्या है कि लिंकर का काम करते हैं, लेकिन जो स्टोन ऑक्टामर है वो आपके ये चारों बनाते हैं, ये चारों प्रकार के कितने, दो दो सभी यूनिटी मिलकर, दो ही तो आपके H2A रहेंगे, दो ही आपके H2B रहेंगी, दो ही आपके H3 और दो ही आपके H4, यानी कि जो चार हैं वो दो दो की संख्या में मिलकर आपकी क्या बनाती है, 8 का एक गोला बनाती है, जिसको हम ऑक्टामर बोलते हैं। और उसके चारों तरफ जब आपका डीएनए लिपट जाता है तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या है कि जो न्यूक्लियोसोम है उसमें आपके कितने स्टोन रहते हैं, 8 स्टोन रहते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशन, जो यहाँ पर आपका क्या है कि दिए गए हैं, जिसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है।
जैसे किसके रिलेटेड दिए गए हैं, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो आपके 1990 में स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें क्या है कि जो ह्यूमन के जितने भी जीन है उनके सारों का सीक्वेंस पता किए थे कि कौन सा जीन का क्या सीक्वेंस रहता है, कौन सा जीन क्या काम करता है, फंक्शन और सीक्वेंसिंग हम किए थे ह्यूमन के जितने भी जीन थे। जैसे अगर मैं बात करूं, ह्यूमन के अंदर आपके ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड जीन पाए जाते हैं, 25 से 30,000 जीन रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है इससे एचजीपी से रिलेटेड, एचजीपी ने जो चीजें बताई थी उनमें से क्या क्या चीजें यहाँ पर सही बताई है उन्होंने। पहला उन्होंने बताया कि ह्यूमन जीनोम के अंदर क्या है कि 3164.7 मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, उन्होंने ये चीज बताई थी। फिर उन्होंने बताया था कि जो आपका जीन है, एक जीन के अंदर ऑलमोस्ट कितने की 3000 के राउंड क्या रहते हैं, बेस पेयर रहते हैं। जो एक जीन है वो आपका औसतन या एवरेज कितने बेस पेयर रखता है, 3000 बेसेज रखता है। फिर उसमें बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ जीन कितने बताए, 30,000, जैसे हमने बात कर रहे हैं 30,000 जीन पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर, तो ये बात भी यहाँ पर सही हो गई। फिर उन्होंने बताया कि फंक्शन ऑफ आर अननाउन फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ 50% डिस्कवरी। तो उन्होंने बताया कि 50% के अराउंड ही जीन का क्या है हमें फंक्शन पता कर पाए हैं, 50% जीन का क्या है कि फंक्शन हमें पता नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि लेस देन 2%, यानी कि जो हम 30,000 की बात करें उसमें से 2% जीन है वही क्या करते हैं कि प्रोटीन के सिंथेसिस या प्रोटीन का कोड करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रोटीन के जैसे ट्रांसलेशन के रूप में एक्टिव जीन कितने रहते हैं, 2% ही पाए जाते हैं। तो ये चीज भी आपकी यहाँ पर सही होगी। तो देखा जाए तो ABCDE सारे के पांचों के पांच ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, ABCD एंड E, ये पांचों के पांच ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो 5 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या है कि मैच द फॉलोइंग कराया है, जिसमें आपका क्या है एक तरीके से जो पैरेलल इवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपके इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि जो लेमर है वो आपका किससे पैरेलल इवोल्यूशन दर्शाता है, स्पॉटलेस से, जो आपका जैसे जो खसखस है इससे। फिर अब मैं बात करूं तो जो बॉबकेट है वो आपके तस्मेनियन टाइगर केट से क्या दर्शाएगा, इवोल्यूशन, यानी कि बी में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। जो अगर मैं बात करूं फ्लाइन स्क्वायर है वो आपके फ्लाइन फेलेंजर से क्या करती है, कॉमन, या अगर बात करें पैरेलल इवोल्यूशन दर्शाती है। तो यहाँ पर आपका जैसे जो डी है इसमें आपका आ जाएगा 3rd, फिर आपका जो सी था उसमें आपका आ गया 1st, और जो आपका ए है इसमें आपका हो जाएगा 2nd। तो ए में आपका 2nd, बी के अंदर 4, सी में आपका 1st और डी में आपका 3। तो ऐसे आपका 1st ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, इसमें बोला गया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंटेस्टिनियल जो क्या है परफोरेशन, यानी क्या हमारी आंत के अंदर क्या हो जाए, छेद हो जाए। और ये किसमें एक बहुत ही ज्यादा रेयर केस होता है जो क्या करता है, डेथ का कारण बन जाता है कभी कभी, किसमें, टाइफाइड के इन्फेक्शन की वजह से। तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। और ये जो आपका बैक्टीरिया है वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर चला जाता है और वहां पर पेनिट्रेट करके एक तरीके से हमारे में ब्लड सक करने लगता है। जब ये ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो आंत के अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा ब्लीडिंग होगी और ये क्या हो जाएगा, ऐसा केस डेथ का कारण बन जाता है। तो ये चीज भी आपकी सही है। फिर हम बात करते हैं कि जो कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, वो राइनो वायरस की वजह से होती है, सही है ये बात। अब हम बात करते हैं कि जो लिप्स हैं और जो हमारी फिंगर नेल्स है, यानी कि हमारे होठ और जो हमारे जैसे अंगुलियां हैं वो क्या हो जाती है, ग्रे और ब्लूइश कलर हो जाती है, कब, निमोनिया के केस में, जब निमोनिया ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में तब। तो ये चीज भी सही है। अब इन्होंने बोला है कि निमोनिया इज कोज्ड बाई साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी से तो कौन होता है, टाइफाइड होता है। निमोनिया किससे होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो गया। फिर अगर मैं बात करूं, इसमें बोला गया है कि विडाल जो टाइफाइड फीवर है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हम विडाल टेस्ट यूज करते हैं। उसके जैसे जो डायग्नोसिस है वो किसके द्वारा करते हैं, विडाल टेस्ट से करते हैं। ये चीज सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका हमें गलत पूछा था और हमारा गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ओनली हमारा डी गलत है और सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 7 का 3rd आंसर हो जाएगा करेक्ट।
करेक्ट मतलब ऑप्शन वाइज, वैसे तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो हमने आपके आइडेंटिफाई कर लिए। अब आपके क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये आपके जैसे अगर मैं बात करूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले जो चैप्टर है उससे पूछा है। अब इसमें आपको क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बैरियर पाए जाते हैं, जो बाहर के माइक्रोब्स हैं उनको आने से रोकते हैं। अब इनमें आपका कौन कौन सा है इसको समझिए। यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया गया है साइटोकाइन बैरियर, दूसरा आपका फिजिकल, तीसरा आपका सेलुलर और चौथा आपका दिया गया है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर के अंदर तो आपकी क्या है कि स्किन आ जाती है, उसके बाद में हमारे जैसे जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसका जो म्यूकस एपिथेलियल है, वो म्यूकस लाइनिंग है वो आ जाती है। ये तो आपकी फिजिकल बैरियर में आ गई। फिर आपका जो साइटोकाइन बैरियर है, इसमें क्या होता है कि जो सेल के ऊपर क्या हो जाए, वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, तो वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल है वो एक इंटरफेरोन नाम की क्या करती है, प्रोटीन सीक्रेट करती है। तो वो आपका क्या है कि जो आसपास की जो सेल रहती है उनको क्या करती है कि वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है। जैसे ये वायरस से इन्फेक्टेड क्या थी, सेल थी। अब इसके आसपास क्या है कि ये बेचारी नॉर्मल सेल है, तो ये जो सेल है वो क्या करेगी, इंटरफेरोन नाम का एक प्रोटीन सीक्रेट करेगी, जो इन सेल के चारों तरफ क्या कर देगी, आउटर कोटिंग बना देगी, जिससे आपका क्या है कि वायरस इन दो अंदर की चारों तरफ की जो सेल है इनको क्या ना कर पाए, इफेक्ट ना कर पाए। तो जो आपका साइटोकाइन बैरियर है इसमें आपका क्या आ जाएगा, इंटरफेरोन आ जाएगा, यानी कि आपके ए में आ जाएगा 4। फिजिकल बैरियर है हमने बात कर लिया, आपके म्यूकस कोटिंग, यानी कि बी में आ जाएगा आपका फर्स्ट। सेलुलर बैरियर में क्या आता है, जो आपके जैसे जो टी लिम्फोसाइट है, टी सेल है, बी सेल है, ये सारी क्या करते हैं कि जो इन्फेक्शन है, या अगर मैं बात करूं जो पैथोजन है उनको क्या करती है, किल करने का काम करती है फेगोसाइटोसिस के द्वारा। तो यहाँ पर आपके सी में आपका क्या आ जाएगा, सेलुलर के अंदर फेगोसाइटोसिस, सी में आपका 3 और डी में आपका क्या है कि 2। 2 में क्या है आपके जैसे आंखों के अंदर जो फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जैसे हमारे जो आमाशय स्टमक है उसके अंदर आपका HCl हो गया। फिर आपके जो आंखों के अंदर क्या हो गए, टीयर हो गए। माउथ के अंदर जो सलाइवा है ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आती है। तो डी में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ए में 4, बी में फर्स्ट, ए में देखिए 4, बी में फर्स्ट, सी में आपका थर्ड और डी में आपका 2। तो ऐसे आपका 8वां नंबर का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, उसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, जो आपकी स्मेक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली हम हीरोइन के नाम से भी जानते हैं। हीरोइन एक्ट्रेस नहीं, आपके जैसे अगर हम बात करूं ड्रग्स के अंदर आती है हीरोइन। तो आपके जो ड्रग्स हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक आपके होते हैं जैसे कि अगर हम बात करूं कैनेबिनोइड्स, दूसरे होते हैं आपके ओपियोइड्स, और तीसरा रहता है कोका एल्केलॉइड्स। तो आपके जैसे जो ये जो ओपियोइड्स है इसके अंदर ये आपकी क्या है कि स्मेक आती है। अब स्मेक आपकी बनती कैसे है, ये आपकी एसिटाइलेशन से बनती है। मोरफिन का जब हम एसिटाइलेशन कर देते हैं या डाइएसिटाइल कर देते हैं तो उसकी वजह से आपका क्या है कि ये स्मेक बन जाती है। तो यहाँ पर सीधा बोला गया है कि स्मेक आपकी केमिकली रूप से क्या है कि डाइएसिटाइल मोरफिन है। तो मोरफिन से ही आपके क्या है कि ये स्मेक बनती है। अब हम बात करते हैं मेनली कि जो आपकी एंटीबॉडीज है जो क्या करती है, एंटीजन से लड़ती है, एंटीजन को क्या करती है, किल करने का काम करती है। वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये आपकी जो बॉडी है उसकी जो बी सेल है इनसे बनाई जाती है। जो टी सेल है वो डायरेक्टली भी मतलब कि एंटीबॉडीज नहीं बनाती, लेकिन बी सेल के वो हेल्प करती है। जैसे किसी काम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ना, इस काम में हम आपका हाथ बटा लेते हैं, हेल्प कर देते हैं। ऐसे आपकी क्या है कि जो टी सेल है वो डायरेक्टली तो एंटीबॉडीज नहीं बनाती, लेकिन बी सेल का क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन है सीक्रेट है वो टी बी सेल के द्वारा की जाती है। तो ऐसे हमारे जो 2024 का PYQ हमने डिस्कस कर रहे हैं उसके पार्ट फर्स्ट में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसे हम पार्ट सेकंड लाएंगे, पार्ट थर्ड लाएंगे, ऐसे हम 5 पार्ट के अंदर आपके जो क्वेश्चन है टोटल 50 उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम CUET UG स्टडी कैपिटल चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि CUET स्टडी कैपिटल आपके लिए ऐसे ही बेनिफिशियल सीरीज लेकर आई है। ऐसे ही आपके क्या है कि जो CUET UG की एग्जाम होगी उसमें बहुत ही कामगार सिद्ध होने वाली है ये सीरीज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये आपका पार्ट फर्स्ट था, सेकंड पार्ट में मिलते हैं।